हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस। सो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसमें हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट। तो मनी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मुद्रा बोलते हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में पैसा भी कहते हैं। क्रेडिट को हम साख बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? साख बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट को हम क्या बोलते हैं? साख। ठीक है, साख मतलब क्या होता है कि जैसे दूसरी भाषा में इसको समझो कि लोग कहते हैं कि आपकी क्या है, औकात क्या है। दूसरी बात क्या है, जैसे कहते हैं ना कि आपकी कितनी औकात है, कितनी क्षमता है, कितनी प्रॉपर्टी है आपके नाम पे। ठीक है, तो इसको क्रेडिट कहा जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने बस एक लेमन लैंग्वेज में समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। बाकी अगर इसका फॉर्मल जो हिंदी में इसका जो बोला जाता है, ठीक है, वो साख बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट से। तो यहाँ पे लिखा है कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो मनी क्या है, यानी मुद्रा क्या है? एक क्या है? विनिमय का माध्यम है। एक्सचेंज मतलब क्या होता है? विनिमय, और मीडियम मतलब माध्यम। तो मनी क्या है आपका? एक विनिमय का माध्यम है। तो इस ओवरऑल पैराग्राफ में हम बस यही पढ़ेंगे कि कैसे हाउ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इस चीज़ को जस्टिफाई कराने के लिए पूरा पैराग्राफ दिया गया है कि ताकि आपको बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आए कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है कौन? मनी। ठीक है, सो हम डिस्कस करते हैं। द यूज़ ऑफ मनी स्पेन एज अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। आप जानते हैं कि हम लोग सभी लोग पैसा इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लुक अराउंड यू एंड यू विल फाइंड ईजली बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। ठीक है, यानी कि हम जो भी कुछ लेन देन करते हैं वो सारी चीज़ें हम किसके टर्म में करते हैं? मनी के टर्म में करते हैं। ठीक है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दिस? क्या आप इन सारी चीज़ों की एक सूची तैयार कर सकते हैं? इन मैनी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी। देखो, हम यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं यहाँ पे तुरंत डिस्कस करता हूँ। देखो, दुनिया में किसी भी इकोनॉमी में, दुनिया की किसी भी इकोनॉमी में दो चीज़ का प्रोडक्शन होता है। किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है? दो चीज़ का प्रोडक्शन होता है। यानी प्रोडक्शन को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पादन। ठीक है, हम दो चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। एक गुड्स का करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वस्तु। ठीक है, और उसके बाद करते हैं सर्विसेज। दुनिया की किसी भी इकोनॉमी में सिर्फ यही हो रहा है। ठीक, गुड्स और सर्विसेज का ही प्रोडक्शन होता है, और गुड्स और सर्विसेज का ही क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग होता है। तो ये पैराग्राफ आपको यही चीज़ बता रहा है। तो ये बहुत आपका क्रक्स पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा इसमें एक पॉइंट ऐड ऑन किया कि आपको क्या है, सिंप्लिसिटी मिले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। गॉट इट? नाउ स्टार्ट करते हैं अगेन। इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी। तो चाहे जो भी है, चाहे हम गुड्स की बाइंग सेलिंग करेंगे तो उसके रिटर्न में हमको क्या मिलता है जी? मनी। ठीक है, सर्विसेज के भी रिटर्न, जब हमने सर्विस डिलीवर की किसी को, ठीक है, हमने सर्विस प्रोवाइड की, तो उसके रिटर्न में क्या मिला हमको? मनी, यानी मुद्रा मिली। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, गुड्स में हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर लें? जैसे साल्ट हो गया, ये भी एक वस्तु है। शुगर हो गया, वस्तु है ना। ठीक है, क्लोथ्स वस्तु है। ठीक है, शूज़ वस्तु है। तो हम क्या है कि किसी चीज़ को या तो आप बेचोगे या तो खरीदोगे। जब आप कस्टमर होगे तो आप खरीदोगे। ठीक है, और जब आप सेलर होगे तो आप बेचोगे। और इकोनॉमी में सबसे बेहतरीन एक चीज़ होती है ना कि सभी लोग क्या होते हैं? कस्टमर भी होते हैं और सभी लोग सेलर भी होते हैं। कभी आप किसी चीज़ को खरीदते भी हैं तो किसी किसी चीज़ को आप बेचते भी हैं। ठीक है, तो याद रख लेना। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी आज खरीदी तो आज आप एक कस्टमर हैं, आपने किसी से खरीदी, लेकिन 8 या 10 साल बाद अब उस प्रॉपर्टी का आपको अच्छा पैसा मिलेगा तो आप उसको बेचेंगे, तो उस समय आप क्या रहेंगे? आप सेलर रहेंगे। ठीक है, और कोई दूसरा आपके रिस्पेक्ट में कोई बायर रहेगा। ठीक, आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नाउ इरेज इट, इरेज करते हैं इसको हम, उसके बाद थर्ड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। ओके, यस। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पूरा पैराग्राफ जो है, ये बस पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर ये समझ में आ गया फिगर, तो पूरा पैराग्राफ सिर्फ उस फिगर पे ही बेस्ड है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इसको आप जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको भी पढ़िए। ये कोई बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है, बस ये लिखा है कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। कॉन्सिडेंस मतलब होता है संयोग, वांट्स मतलब होता है चाहना या इच्छा।
ठीक है। इस पूरे फिगर में और इस पूरे पैराग्राफ में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखो पहले फिगर में ये ऑब्जर्व करो, ये कह रहे हैं भाई साहब कि आई विल गिव यू शूज़ फॉर योर वीट, कह रहे हैं कि मैं आपके गेहूं के बदले आपको जूते दूंगा, ठीक है, आपके गेहूं के बदले आपको जूते दूंगा। और यहाँ ये भाई साहब हैं गेहूँ बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, गेहूँ। तो कह रहे हैं आई डोंट नीड शूज़, मुझे जूतों की ज़रूरत नहीं है, आई नीड क्लोथ्स, मुझे कपड़े की ज़रूरत है, ठीक है, समझ में आया। यानी ये भाई साहब इन मतलब कह रहे हैं कि हम क्या हैं कि आई विल गिव यू शूज़ फॉर योर वीट, यानी मैं आपके गेहूँ के लिए आपको जूते दे दूँगा, ठीक। ये कह रहे हैं मुझे जूते की ज़रूरत नहीं है, आई नीड क्लोथ्स, मुझे कपड़े की ज़रूरत है। भाई साहब नीचे एक लोग बैठे हुए हैं, ठीक। तो नीचे एक लोग बैठे हुए हैं, तो एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। अब नीचे भाई साहब बैठे ये करें आई वांट अ शूज़, मुझे जूते चाहिए, बट आई डोंट हैव इट, मेरे पास गेहूँ नहीं है। तो क्या ये तीनों लोग बिजनेस कर पाएंगे? तो आंसर आपका क्या होगा, नो। आपका आंसर क्या होगा, नो। यानी कि यहाँ पे कमोडिटी का यानी गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग पॉसिबल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसे ये पॉसिबल होगा? तो ये पॉसिबल कैसे होगा? तो इसके लिए ही क्या है, हमने मनी का एवोल्यूशन किया कि कैसे मनी जो है आपकी एक टोकन करेंसी की तरह काम करती है, ठीक है। तो कैसे मनी जो है इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। तो प्रॉब्लम्स क्या है, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, ये लोग तभी बिजनेस कर सकते हैं जब किसी को किसी की चीज़ें मन भाएंगी तभी बिजनेस होगा। तो इसको थोड़ा और एलाबोरेट करके समझने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है। अब इसको एलाबोरेट यहाँ पे करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, अभी मज़ा आएगी आपको आगे। अब ये कह रहे हैं कि ये जैसे बंदा है यानी जिसके पास वीट है, ठीक है, अगर इसके पास क्या है, वीट है, और ये कह रहा है इसको वीट की ज़रूरत भी है, बट इसके पास शूज़ हैं लेकिन क्या है, क्लोथ्स नहीं है। वीट वाले को क्या चाहिए, क्लोथ्स। क्या अगर इस शूज़ वाले के पास क्लोथ्स होता तो बिजनेस इनका पॉसिबल हो जाता? कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल हियर और नॉट? यस, पॉसिबल हियर, बिकॉज चलो ठीक है, इसको शूज़ की ज़रूरत नहीं थी बट क्लोथ की ज़रूरत थी ना, तो क्लोथ के बदले ये कुछ उसको जैसे कह देता कि भाई हम एक कपड़े 10 किलो गेहूं पे हम आपको एक सेट कपड़ा दे देंगे, तो यहाँ बिजनेस पॉसिबल होता? यस, पॉसिबल हो जाता। अब हम सेकंड कंडीशन चेक करने की कोशिश करते हैं। फिर ये नीचे वाले भाई साहब करें आई वांट शूज़, यानी इस एंगल पे बात करते हैं ना। अब ये भाई साहब इनसे कह रहे हैं आई वांट शूज़, यानी मुझे जूते की ज़रूरत है, बट आई डोंट हैव वीट, ठीक है, मेरे पास वीट नहीं है, मेरे पास वीट नहीं है, ठीक ठीक है। तो अब क्या करना है, अगर इसके पास क्या है भाई साहब, जो जूते और कपड़े रखा है, अगर ये थोड़ा सा वीट रखा होता तो इससे पॉसिबल हो जाता कि नहीं हो जाता, ठीक है। तो हो जाता, बिल्कुल हो जाता पॉसिबल, ठीक। तो हो जाता कि नहीं हो जाता, बिल्कुल हो जाता पॉसिबल। तो इसी चीज़ों को ही क्या है, स्मूथ बनाने के लिए हमने किसका एवोल्यूशन किया, मनी यानी मुद्रा का, ठीक है, आगमन हुआ हमारी मार्केट में यानी हमारी अर्थव्यवस्था में। इस पूरे फिगर को आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही ऑटोमेटिक समझ में आएगा जो मैंने बताया है। यहाँ पे बस सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है या जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाई डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगा, यहाँ पे एक शब्द लिखा है ये आप जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसी को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं सट्टा पद्धति। इस सट्टा पद्धति को समझते हैं। जैसे क्या है, पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे किसी के पास मनी तो था ही नहीं उतना प्रचलन में, ठीक है। तो किसी के पास मान लो इधर क्या है, किसी के पास वीट है, क्या है, किसी के पास वीट होता था और किसी के पास राइस। ये मान लो पर्सन ए है, इसके पास राइस है, और पर्सन बी है, उसके पास वीट है, ठीक है। तो ये पर्सन ए वाला क्या करता था, इसको कुछ कहता था कि भाई जब सीज़न आएगी तो हम तुमको राइस दे देंगे, क्योंकि हमारी एरिया में राइस ज़्यादा होता है, तो हम तुमको कुछ राइस दे देंगे, और उस राइस के एवज में हमको क्या वापस कर देना, कुछ वीट दे देना। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रांजेक्शन होता था वो होता था। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या है, इस
ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे कमोडिटी का एक्सचेंज हो रहा है ना, गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे कहीं मनी का रोल है जी नहीं। बट आज प्रेजेंट टाइम में क्या आप विदाउट मनी कुछ इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि मनी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और अभी नेक्स्ट स्लाइड में जब हम बात करेंगे, तो जब नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी। तो अभी सिर्फ कैसे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, वो समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ चाहें तो एक क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि एक्सप्लेन हाउ मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे ये सारे पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के और एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल जो आप क्या है इसको बढ़िया से लिख सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ये आपके काम अच्छे से आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लास्ट में लिखा है ना कि ये देखो लिखा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो इस पूरे पैराग्राफ को आपने पढ़ा, ठीक है। अब आपको क्या समझ में आया कि कैसे मनी को हम क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे मुद्रा अर्थव्यवस्था में, ठीक है, विनिमय का माध्यम होती है। तो एक बार रिकैप करते हैं। हम रिकैप क्या करने वाले हैं जी? तो रिकैप करने वाले हैं क्या कि किसी भी इकोनॉमी में, मैंने जैसे बताया कि किसी भी इकोनॉमी में क्या होता है, किन दो चीज़ का प्रोडक्शन हम लोग करते हैं जी? तो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं गुड्स यानी वस्तुओं का एंड सर्विसेज, सेवाओं का, सर्विसेज, ठीक है। तो हम गुड्स और सर्विसेज का ही प्रोडक्शन करते हैं, ठीक। अब इसी गुड्स और सर्विसेज की क्या होती है, बाइंग और सेलिंग होती है। और किसके टर्म में होती है? तो मनी के टर्म में होती है। किसके टर्म में होती है? मनी के टर्म में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं बस एक छोटा सा और एग्जांपल लूँगा ताकि थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहाँ पे अच्छे से मिल जाए कि कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है। जैसे जो एग्जांपल है तो उसके अलावा भी मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से उसको मेंटेन करके लिख सकें। सपोज़ कि आई हैव 100 रुपीज़, सपोज़ कि मेरे पास कितने रुपए हैं? 100 रुपये। कितने हैं? 100 रुपये हैं। अब इस 100 रुपये को मैं मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल करने वाला हूँ। किसके रेस्पेक्ट में? गुड्स के रेस्पेक्ट में। अब हमारी गुड्स क्या है? साल्ट है। हमारी गुड्स क्या है? एक साल्ट हो गई। हमने दूसरे को ले लिया शुगर, ठीक है। तीसरा हमने ले लिया पल्सेस यानी दाल, ठीक है। और चौथा हमने ले लिया है सब्जी। क्या ले लिया? सब्जी ले लिया, ठीक है। अब मैं मार्केट गया, 100 ही रुपये मेरे पास हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैंने 25 रुपये का साल्ट खरीद लिया। कितना खरीद लिया? 25 रुपये का साल्ट। 25 की मैंने शुगर खरीद ली, 25 की मैंने क्या है पल्सेस खरीदी, और 25 की मैंने सब्जी, यानी मेरे 100 रुपये पूरा हो गए कि नहीं हो गए? यानी कि मेरा ये 100 रुपया किस चीज़ में एक्सचेंज हो गया? कमोडिटी में। और कमोडिटी किस में चेंज हो गई? पैसे में। यानी कि कह सकते हो कि कमोडिटी गेट कन्वर्टेड इनटू मॉनेटरिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि मौद्रिक अवस्था में कन्वर्ट हो गई कि नहीं हो गई? तो इसीलिए क्या है, मीडियम जो है मनी क्या है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो सिंपल सा एग्जांपल क्या है, सिंपल सा एग्जांपल ये है क्योंकि देखो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। सबसे बड़ी बात ये क्या है कि ये पहला नंबर क्या है कि भारी भरकम नहीं होती, बल्कि नहीं होती, आराम से जेब में पॉकेट में रख सकते हो। सबसे बड़ी बात है एट एनी टाइम, किसी भी टाइम आप किसी भी वस्तु को तुरंत ही क्या है खरीद सकते हो। जैसे आपको इसी 100 रुपये में टॉफ़ी माने टॉफ़ी भी खा सकते हो, ठीक है, सब कुछ कर सकते हो, नहीं तुरंत एक्सचेंजेबल है। दूसरी बात क्या है, ये लीगल टेंडर मनी है। ये क्या है जी? लीगल टेंडर मनी है। यानी कि ये जो है लीगल टेंडर मनी है, यानी कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं है? ठीक है बिल्कुल। सभी लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भी कन्वीनियंट है, यानी इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। दूसरी बात क्या है इसमें, और ईजिली एक्सचेंज तो हो ही जाता है, ठीक। दूसरी बात कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये नहीं है कि आपको कहीं बिजनेस करने जाना है, तो पहले मान लो कि चलो कि हमारे पास गेहूँ था, फिर उसको क्या है उसको लाद फांद के कहीं मंडी जाते, फिर उसको बेचते, ठीक है। फिर उसके बाद हम ढूंढते कि हमारा वाला आया है कि नहीं आया, उसको बेचते भी किसको? जिसको गेहूँ की ज़रूरत होती है उसी को बेचते हैं ना। जिसको ज़रूरत नहीं तो फिर 3-3 दिन मंडी में पड़े रहते। तो उसमें ड्रॉबैक था। तो यानी बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, यानी दोनों तरफ की इच्छाएं होनी चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट वहाँ पे सेल होगा, अदरवाइज सेल नहीं होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
जो है आई होप क्या है, आई होप ये आपको क्या क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि मनी के जो फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।